हेलो डियर स्टूडेंट, मैकेनिज्म एंड टाइप ऑफ वीड रेसिस्टेंट की दूसरे पार्ट में हम लेकर आए हैं टाइप ऑफ रेसिस्टेंट। तो रेसिस्टेंट कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से उनको क्लासिफाई किया जाता है, वो अलग अलग प्रकार से हैं। आइए बताते हैं। पहला है टाइप ऑफ रेसिस्टेंट में पहला है सिंगल रेसिस्टेंट। सिंगल रेसिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सिंगल मैकेनिज्म सिंगल हर्बिसाइड, कोई भी जो हर्बिसाइड है वो एक मैकेनिज्म के द्वारा जो है रेसिस्टेंट हो रहा है। क्या मतलब हो रहा है कि कोई एक मैकेनिज्म है जो सिर्फ एक हर्बिसाइड को ही क्या कर रहा है, रेसिस्टेंट कर रहा है, या एक हर्बिसाइड के प्रति ही रेसिस्टेंट। दूसरा क्या है क्रॉस रेसिस्टेंट। क्रॉस रेसिस्टेंट में क्या होता है कि सिंगल मैकेनिज्म के द्वारा बहुत सारे हर्बिसाइड को रेसिस्टेंट किया जाता है। मतलब एक ऐसा पौधा जो एक मैकेनिज्म के द्वारा बहुत सारे हर्बिसाइड के प्रति रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो गई है। तीसरा क्या है मल्टीपल रेसिस्टेंट। मल्टीपल रेसिस्टेंट जो है वो क्रॉस रेसिस्टेंट का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है मोर मैकेनिज्म सिंगल हर्बिसाइड, मतलब एक जो हर्बिसाइड है वो कई प्रकार के मैकेनिज्म के द्वारा क्या हो उसमें रेसिस्टेंट पावर आ रही है। मतलब कुछ भी हो सकता है उसमें, आप समझे कि नहीं, कोई भी ऐसा मैकेनिज्म हो सकता है जिसके द्वारा कोई एक हर्बिसाइड को रेसिस्टेंट किया जा सकता है। इसके बाद क्या था नेगेटिव क्रॉस रेसिस्टेंट। नेगेटिव क्रॉस रेसिस्टेंट को हम कोलेटरल सेंसिटिविटी भी कहते हैं। मतलब क्या हुआ एक हर्बिसाइड के लिए रेसिस्टेंट है तो दूसरे के लिए क्या होगा बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है। जैसे अट्राजिन के लिए रेसिस्टेंट है तो दूसरे के लिए अति संवेदनशील मतलब ससेप्टिबल हो जाता है। तो इस प्रकार के हम रेसिस्टेंट को कोलेटरल रेसिस्टेंट या सेंसिटिविटी कहते हैं, जैसे नेगेटिव क्रॉस रेसिस्टेंट कहते हैं। अगला है यहाँ पर क्या रिवर्स रेसिस्टेंट। इसमें क्या होता है ये जो होता है उसमें बहुत ही कम होता है, 7 से 10 साल बाद पुनः ये क्या होता है जिस हर्बिसाइड के प्रति रेसिस्टेंट पावर डेवलप हुई है। रिवर्स रेसिस्टेंट में क्या होता है ऐसा रेसिस्टेंट जिसमें पुनः जिसके लिए रेसिस्टेंट था पुनः उसके लिए क्या हो जाए ससेप्टिबल हो जाए, अति संवेदनशील हो जाए। तो ये प्रक्रिया जो है 7 से 10 साल बाद होती है। मतलब आज जो हर्बिसाइड किसी पौधे के लिए रेसिस्टेंट हो गया है तो आने वाले 7 से 10 सालों में क्या होगा पुनः उसके लिए ससेप्टिबल हो जाएगा। ये रिवर्स रेसिस्टेंट में कहलाता है। अगला है आपका कंपाउंड को रेसिस्टेंट। कंपाउंड या को रेसिस्टेंट, जैसे हमने क्या किया जब कोई हर्बिसाइड जो है रेसिस्टेंट हो जाता है, कोई वीड कोई सी हर्बिसाइड के प्रति रेसिस्टेंट हो जाता है तो उस दशा में हम हर्बिसाइड मिक्सचर का यूज करते हैं। तो उस हर्बिसाइड मिक्सचर के यूज करने में होता क्या है कि जब हर्बिसाइड का मिक्सचर यूज करते हैं तो उसमें एक या दो केमिकल होते हैं। तो ये दशा पर क्या होता है कि वो दोनों केमिकल के प्रति उसमें रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो जाती है। ये रेयरेस्ट केस होता है। मतलब कंपाउंड या को रेसिस्टेंट बहुत रेयर में होता है, 1 लाख में एक हो सकता है, 1 करोड़ में एक हो सकता है। मतलब रेयरेस्ट केस में होता है, बहुत ही रेयर केस में होता है कि हर्बिसाइड मिक्सचर का यूज हम करें जिसमें 2 या 2 से अधिक केमिकल हो सकते हैं और उन सब के लिए उसमें रेसिस्टेंट पावर आ जाए, ठीक है नहीं, तो वो कहलाता है कंपाउंड या को रेसिस्टेंट। अब इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं देखो मैंने पहले बताया हाई रिस्क एरिया में क्या होता है कि बहुत ज्यादा जहां हम केमिकल कंट्रोल करते हैं वहां पर क्या करना चाहिए केमिकल कंट्रोल पर पूर्णतः निर्भर नहीं रहना चाहिए। आपको केमिकल कंट्रोल के साथ मैकेनिकल फिजिकल बायोलॉजिकल मेथड्स का भी यूज करना चाहिए। दूसरी चीज केमिकल कंट्रोल अगर कर रहे हैं तो क्या करना चाहिए यूज डिफरेंट टाइप ऑफ मोड ऑफ एक्शन ऑफ हर्बिसाइड। आपको किसी सिंगल मोड ऑफ एक्शन हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करना है, आपको डिफरेंट मोड ऑफ एक्शन के हर्बिसाइड का उपयोग करना है। आप सॉइल अप्लाइड हर्बिसाइड यूज कर सकते हैं, आप जो है फोलिएज अप्लाइड हर्बिसाइड का यूज कर सकते हैं, आप प्री इमर्जेंस का यूज कर सकते हैं। मतलब अलग अलग मोड ऑफ एक्शन उसका होना चाहिए। अगला क्या कह रहा है हर्बिसाइड रोटेशन करना चाहिए। सिंगल हर्बिसाइड का कंटिन्यूअसली उपयोग नहीं करना चाहिए, हर्बिसाइड को रोटेट करते रहना चाहिए, मोड ऑफ एक्शन को भी रोटेट करते रहना चाहिए। अगला कि लंबे समय तक एक ही फसल चक्र को हमें नहीं अपनाना चाहिए। अगर आप लगातार एक ही फसल चक्र अपना रहे हैं राइस व्हीट राइस व्हीट राइस व्हीट, जैसे राइस व्हीट, इसको बहुत ज्यादा लंबे समय तक हमें नहीं अपनाना चाहिए, इसको चेंज करते रहना चाहिए। जिससे क्या होगा उसका जो इकोसिस्टम ब्रेक होगा और हर्बिसाइड में जो रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो जाती है वो नहीं होगी। अगला क्या है यूज ऑफ लेस रेजिडुअल इफेक्ट ऑफ हर्बिसाइड। ऐसे हर्बिसाइड जिनका बहुत कम रेजिडुअल इफेक्ट हो ऐसे हर्बिसाइड का उपयोग करना चाहिए। जिनका रेजिडुअल इफेक्ट बहुत ज्यादा हो उनका उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा रेजिडुअल इफेक्ट होगा वो लंबे समय तक हमारे खरपतवारों में रहता है और इससे धीरे धीरे उनमें रेसिस्टेंट पावर डेवलप हो जाती है। इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट करना चाहिए। हमको जो वीड मैनेजमेंट करना चाहे हर्बिसाइड से करें या हम केमिकल उससे फिजिकल मेथड करें मैकेनिकल मेथड करें बायोलॉजिकल मेथड, इनका सबका कलेक्टिवली यूज करना चाहिए और इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट करना चाहिए। अंत में बात आती है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट अपनाना चाहिए। सभी विधियों का समुचित उपयोग करके इफेक्टिव वीड मैनेजमेंट करना चाहिए, जिससे क्या होगा ये जो समस्या आ रही है हर्बिसाइड रेसिस्टेंट की ये नहीं आएगी। तो आशा करते हैं इस पूरे टॉपिक को हमने 2 भागों में बांट दिया। मैकेनिज्म एक जगह रखा है, रेसिस्टेंट पावर हमने दूसरे पार्ट में रखा है, तो दोनों पार्ट को देखिएगा तब जाके आपको समझ में आएगा। आशा करते हैं लेक्चर आपको अच्छा लगा।
और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना नहीं भूलना। धन्यवाद।